नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम साप्ताहिक संवाद युवा नेतृत्व और प्रेरणा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। वो कहते हैं ना कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में भी एक ऐसे ही युवा पीसीएस अधिकारी हैं जो युवाओं के बीच में मिसाल बन चुके हैं। वो युवाओं के लिए कई कार्य कर रहे हैं, खुला आसमान देकर उन्हें पंख दे रहे हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे बीच। हमारे आज के खास मेहमान युवा पीसीएस अधिकारी और वर्तमान में यूके ट्रिपल एसएससी में परीक्षा नियंत्रक हिमांशु कफलटिया जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद मैम, आपका और दूरदर्शन का मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, आप युवाओं के लिए काफ़ी कार्य कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, एक नई राह उन्हें आप दे रहे हैं। आपसे इस विषय पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक जीवन कहाँ से आता है, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? मैम, मैं नैनीताल जनपद में ओखलकांडा हमारा विकासखंड है, वहाँ एक तुसराड़ गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी गांव में ही एक शिक्षक रहे हैं, अब वो रिटायर्ड हैं इस वक्त। तो वहीं मेरा जन्म हुआ था, गांव में ही। और प्रारंभिक शिक्षा भी मेरी गांव से ही हुई थी। प्राइमरी पाठशाला खलवाड़ी हमारा स्कूल था, वहाँ से मेरी प्राइमरी की शिक्षा हुई थी। तो उसके पश्चात में जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर में मेरी क्लास 12 तक की मेरी जो पढ़ाई हुई है वो जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। उसके पश्चात ग्रेजुएशन मैंने डीएसबी कैंपस से किया है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने मानवाधिकार में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया। और ये जो पढ़ाई और जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो तो निरंतर चलती रहती है। और आज भी मैं अभी बीसीए कर रहा हूँ और ये चीज़ें चलती रहेंगी मैम आगे भी। जी बिल्कुल। तो क्या बचपन से ही हिमांशु कफलटिया ने ये सोच लिया था कि उन्हें बड़े होकर पीसीएस ऑफिसर बनना है, या कोई और लक्ष्य था, वे बाद में ये लक्ष्य अपनाया? इसके लिए मैम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मेरी लाइफ की। हम तब गांव में रहते थे, तो हमारे यहाँ कोई उस वक्त रोड सड़क नहीं थी और उस समय तो इतने ज़्यादा वाहन भी नहीं चलते थे। तो एक पूरे दिन में एक रोडवेज बस केवल उस साइड को आती थी और वो भी हमें बहुत दूर दिखती थी। जैसे इधर हमारा गांव था तो सामने के पहाड़ पे हमें बस दिखती थी। तो और साल में एक बार हम लोगों का बस में बैठना होता था। तो हमें मतलब ये बहुत अच्छा लगता था कि हम गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो वो बड़ा मतलब एक हमारे लिए कहते कि हम एक बड़ा लंबा इंतज़ार करते थे गाड़ी में बैठने के लिए। तो जब हम गाड़ी में बैठते थे तो हमारा ये प्रयास रहता था कि हम ड्राइवर के बस सामने वाली सीट पे बैठें। तो हमारे लिए लाइफ का जो आइडियल हो गया था वो एक ड्राइवर हो गया था, क्योंकि हमें लगता था कि वो गाड़ी चलाता है और वो इतनी सारे लोगों को लेके चल रहा है। तो उस वक्त एक मदन करके ड्राइवर था, वो बहुत पॉपुलर हमारे सब बच्चों के बीच में था। तो मुझे याद है कि तब मैं लगभग 6 या 7-8 साल का रहा हूँगा। तो हमारे एक दिल्ली से कोई हमारे गांव में आए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछा कि आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो। तो पिताजी भी वहीं पर बैठे थे, तो मैंने कहा मैं बड़ा होकर ड्राइवर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हमारे लिए एक ड्राइवर ही एक आइडियल हो गया था। लेकिन यह कि फिर शाम को पिताजी ने मुझे शाम को बैठाया। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको कुछ बड़ी चीज़ बोलनी चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि हमें आईएएस पीसीएस बनना है या ऐसे कुछ करना है, और मैं एक अध्यापक हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप मुझसे जो भी बनो आगे ही बनो। तो मैम तब मैंने पहली बार वो आईएएस और पीसीएस के बारे में सुना था, और वो बात फिर पता नहीं क्यों दिमाग में मतलब लग गई। वो बात मतलब हमेशा मन में रह गई कि पापा ने तब ऐसा कहा था, और मुझे आज भी वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ याद है। तो तब शायद बचपन में पहले सोचा था मैंने ऐसा। फिर लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़े, फिर नवोदय विद्यालय गए और ये सब किया, तो जैसे जैसे स्ट्रगल करते रहे तो एम्बिशन भी फिर बढ़ते रहते हैं। तो मेरा फिर सिविल सर्विसेज ही एकमात्र एम्बिशन रह गया था, और मैंने 12th पास करते करते ही प्रिपरेशन भी अपनी स्टार्ट कर दी थी। तो वहीं से मेरा मैम ये एक मतलब स्टार्ट मेरा ऐसे हुआ। बिल्कुल, क्योंकि हमारे प्रदेश में कई युवा हैं जो पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो तैयारियां कर रहे हैं। और आपने खुद बताया कि संघर्ष भरे दिन आपके थे, आप दूर से गाड़ी देखा करते थे, आपका ड्राइवर बनने का सपना था, लेकिन फिर आपने पीसीएस ऑफिसर बनने की राह पकड़ी और आप 2016 बैच के टॉपर रहे हैं। ये उपलब्धि जब आपको मिली तो कैसा आपने अनुभव लिया, और संघर्ष भरे दिनों में किस तरह से आपने प्रयास किए थे? हाँ मैम, क्योंकि पीसीएस मतलब मेरे लिए तो निकालना ही एक सपना था, और उसमें क्या कहते हैं फिर मेरी जो फर्स्ट रैंक आ गई तो मेरे लिए वो बहुत स्पेशल थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मैं अपनी तैयारी हमेशा कर रहा था। और देखिए, कोई भी हमें जब लाइफ में हमें अचीवमेंट होती है हमारी, तो वो कोई एक दिन या कुछ समय की नहीं होती, वो हमारी एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने जो लाइफ में किया होता है उसका हमें वो प्रतिफल मिल रहा होता है। तो मेरा भी यही मानना है। और हमारा स्ट्रगल, क्योंकि हमने सिर्फ शायद शुरू के लाइफ के वो 9 साल थे जब हम गाँव में रहे थे,
तभी हमने एक ऐसी लाइफ देखी थी जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एम्बिशन या कोई ऐसा मतलब बहुत स्ट्रगल नहीं था। हाँ, गांव में तो बहुत सिंपल लाइफ होती है और वहीं के स्टैंडर्ड से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन 9 साल की उम्र में फिर जब मैं अपने हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय चले गए तो फिर एक वहाँ से तो स्ट्रगल में लाइफ का हमेशा चलता रहा। फिर ग्रेजुएशन टाइम में क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी रहा सब जगह और कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी हमेशा रहता था, तो वो फिर हमारी वो चलता रहा। और डेफिनेटली क्योंकि ख़ास तौर से जब हम उत्तराखंड की बात करें और उत्तराखंड के जो ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के युवा हैं उनकी बात करें तो काफ़ी चीज़ों की कमी है, एक्सपोजर बहुत कम रहता है अभी। तो फिर भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। तो एक्सपोजर की कमी है, गाइडेंस की कमी है, अच्छे स्टडी मटेरियल की कमी है और वो सब इन सब चीज़ों को जूझते हुए मैम हम लोग आगे बढ़े। और जब मेरे को ये रिज़ल्ट मिला, हालांकि उससे पहले मैं कई सारी जॉब्स कर रहा था, ऑलरेडी जॉब में था, लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। तो जैसा कि आपने कहा तो डेफिनेटली बहुत बिल्कुल। साल 2016 से आप इस पद सेवाएं दे रहे हैं ऑफिसर रैंक की और कई अहम पदों पर आपने काम किया है और न केवल काम किया बल्कि समाज सेवा में आप काफ़ी अग्रणी रहे हैं, जिसमें से विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय खोलना एक अहम कार्य है आपके द्वारा, जिससे युवा काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं। आपके विभिन्न पुस्तकालयों में पढ़कर वो विभिन्न सेवाएँ अब अलग अलग पदों पर दे रहे हैं। तो पुस्तकालय खोलने का कैसे विचार आया आपके मन में और जब ये आपने शुरू किया तो क्या कोई परेशानियाँ इसको लेकर आई? जैसा कि आपने बोला कि मैम जो हमारी सर्विसेज होती हैं, चाहे हमें कोई भी सर्विस मिले हर किसी को, ये सिर्फ एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। कोई यूपीएससी के थ्रू आईएएस में आईएएस और सिविल सर्विसेज में जाता है, कोई स्टेट पीसीएस के थ्रू जाता है, कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, मतलब अलग अलग सर्विसेज हैं और अलग अलग प्रोफेशंस हैं। ये केवल हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारा मतलब उसके आगे उस प्लेटफॉर्म को हम कैसे यूज़ करते हैं ये हमारे ऊपर है। तो मैं भी एक कहूँगा कि मैं एक लकी भी हूँ और जिस चीज़ के लिए मैंने ट्राई किया वो मुझे मिला भी। तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से मैं समाज के लिए और जिन युवाओं के लिए और अपने स्टेट के लिए, यहाँ के समाज के लिए जो मैं करना चाहता था वो मुझे मिल गया। तो अब उसके बाद क्या, मतलब जब मैं पीसीएस में एज ए एसडीएम मेरी फ़र्स्ट ज्वाइनिंग हुई तो मेरे अंदर ये सेवा का जो था कि मुझे करनी है वो तो थी ही। मेरा प्रिपरेशन का मोटिव ही हमेशा ये रहता था कि मैं ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें सॉल्व करूँगा। तो जब मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग हुई एज अ एसडीएम, तब मैं टनकपुर में पोस्टेड था। तो कुछ युवा लोग आते रहते थे, वो मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को लेके या ऐसे करके, मतलब क्योंकि हम पब्लिक से डील कर रहे होते हैं तो आते रहते थे। तब मुझे वहाँ पे लगा कि क्यों ना इन लोगों को गाइड किया जाए और क्यों ना इन लोगों को बताया जाए कि तुम लाइफ में कुछ ऐसा कर सकते हो। तो मैं वहाँ से पहली बार विचार आया एक सिटीजन लाइब्रेरी खोलने का, जो कि हमने अपने तहसील की एक बिल्डिंग में हमने खोली। उसमें डेफिनेटली मेरा कंट्रीब्यूशन था और कई एक एज अ टीम हम लोगों ने काम किया था, काफ़ी लोग फिर उसमें साथ आ गए थे। हमने वो पहली लाइब्रेरी खोली थी। जहाँ तक आपने चैलेंजेस की बात करी तो मतलब किसी भी आइडिया को ना शुरू में लाने में चैलेंज तो होता ही है। कुछ लोग डाउट करते हैं, आपको अपने ऊपर डाउट हो या ना हो, लेकिन होता है कि फिर दूसरा चैलेंज ये था कि हम अगर ऐसा कोई चीज़ करेंगे तो क्या हाँ कोई पढ़ने वाला आएगा भी कि नहीं आएगा, क्या यहाँ पे ऐसा कोई मास है जो आएगा। तो मतलब ये सब कई सारे डाउट्स के बीच में हमने स्टार्ट किया। वो स्टार्टिंग में फंडिंग भी थोड़ा बहुत चैलेंजेस थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, फंडिंग के चैलेंजेस थे। लेकिन लोकल स्तर पे कुछ ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट थे, एक रोहताश अग्रवाल जी जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, और काफ़ी सारे लोग थे। तो थोड़ा हमने कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा उन लोगों ने हेल्प करी। तो इस तरीके से हमारी पहली लाइब्रेरी बनी। तो लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि यहाँ से बच्चे कहाँ से आएंगे। तो लेकिन मैं आपको विश्वास नहीं हुआ कि जिस दिन हमने लाइब्रेरी खोली थी उसके जस्ट नेक्स्ट डे हमारी 15 की सीटिंग कैपेसिटी थी केवल, वो पूरी भर चुकी थी। पहले दिन ही हमारा पूरा हो गया था। तो उसके बाद इतनी ज़्यादा डिमांड हुई कि कई सारे बच्चे आने लगे कि सर हमारे लिए सीट नहीं हो रही। तो वो जो एक छोटा सा था फिर वो ऐसे ही फैलता चला गया कि हमने उनकी डिमांड के लिए फिर एक और लाइब्रेरी खोलनी पड़ी, फिर और तीसरी, ऐसे खुलती चली गई मैम। और उसके पीछे मोटिव यही था कि हम यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा पाएँ, उनको अच्छी गाइडेंस दे पाएँ, उनको अच्छा एक्सपोजर दे पाएँ। एक्सपोजर इन द सेंस कि हम लोग क्या करते हैं कि कई लोगों को वहाँ पर बुलाते हैं, मतलब हम फिज़िकली भी विज़िट कराते हैं लोगों की, या फिर कई बार हम उन्हें ऑनलाइन भी ऐसे उनके कार्यक्रम कराते हैं जिसमें ऑलरेडी जैसे आईएएस हैं, कई सारे आईपीएस हैं, या फिर हम कई बार मैम जो अच्छे स्टार्टअप होते हैं उनको, स्टार्टअप वालों को बुलाते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास कई सारे उन्हें बच्चों को एक्सपोजर देते हैं। कई बार हम लोग रचनात्मक एक्टिविटीज़ में लगे जो कलाकार हैं उनको बुलाते हैं, या फिर कई बार हम, तो इस तरीके से हम उनको एक एक्सपोजर देते हैं कि लाइफ में मतलब आपको क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो अभी कितनी लाइब्रेरी उत्तराखंड में आपके द्वारा निःशुल्क संचालित की जा रही हैं?
मैम इस वक्त हमारी 25 लाइब्रेरी हमने पिछले 4 साल, अब ऑलमोस्ट 4 साल अभी हो रखे हैं हमको स्टार्ट किए हुए, तो हमारी टोटल 25 लाइब्रेरीज हमारी हैं, जिनमें से कि जो 22 लाइब्रेरी हैं वो बिल्कुल एब्सोल्युटली रूरल गांव में हैं, विलेजेस में हैं, और अभी 2 लाइब्रेरी हमारी और अभी बन रही हैं। आपने जैसे बताया कि शुरुआत में आपको फंडिंग की भी प्रॉब्लम आई थी, और अभी जैसे आप बता रहे हैं कि 20 से ज़्यादा जो है लाइब्रेरी संचालित हो रही हैं पूरे उत्तराखंड में, तो क्या इस समय राज्य सरकार द्वारा कोई मदद भी आपकी लाइब्रेरी को दी जाती है? मैम हमने राज्य सरकार से तो कभी सीख नहीं किया, इस चीज़ के लिए कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया, और हमारा जो आइडिया है वो एक कम्युनिटी ओरिएंटेड है। हम चाहते हैं कि समाज और सामूहिक रूप से उस एनर्जी को यूज़ किया जाए। तो इसके लिए जैसे हमने क्या किया कि एक 2 पुस्तक दान अभियान चलाया हमने। जो 2 पुस्तक दान अभियान है मैम, उसमें हमने कोशिश करी कि लोग अपने जो लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसमें क्या करें कि कुछ मतलब लाइब्रेरीज़ के लिए डोनेट करें। तो आइडियली जैसे किसी का बर्थडे है, या किसी के घर में किसी बच्चे का नामकरण है, या किसी की शादी है, या शादी की सालगिरह है, और आपको हैरानी होगी मैम कई बार लोग डेथ पे भी हम लोगों को चीज़ें देते हैं। तो मतलब ये क्योंकि अब उन्हें लगता है कि पुण्य का काम है। तो इस तरीके से हम लोग लाइफ के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उस पे लोगों से हम कहते हैं कि हमें आप कुछ दीजिए। तो हमने 2 पुस्तक का आइडिया रखा था कि कोई भी हमें 2 पुस्तक दे दे उस इवेंट पे, लेकिन कई बार लोग हमें अलमीरा दे देते हैं, बुक शेल्फ देते हैं, कोई चेयर देता है, कभी कोई हमें केबिन दे देता है कि ये आपका हो गया। तो इस तरीके से, और पुस्तकें तो हमें मिलती हैं। तो एक तरीके से मैम ये हमने इसीलिए हमने इसे मूवमेंट नाम दिया, अभियान हो गया वो, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इन्वॉल्व कर पाएँ। तो 2 पुस्तक दान अभियान जो हमारा था उससे हमें जो हमारा मेन सोर्स ऑफ फंडिंग हमारा वही है मैम। उसके अलावा हमने, क्योंकि लाइब्रेरीज़ हैं उन्हें मेंटेन भी करना है, उन्हें मैनेज करना है, तो उसके लिए हमने रीडर्स क्लब, जिन्हें हम पाठक क्लब बोलते हैं, वो बनाए हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी एक लाइब्रेरी शुरू करते हैं वहाँ पे जो बच्चे आते हैं या फिर जो भी वहाँ पे रीडर्स आते हैं उनका एक क्लब बना देते हैं, उसको हम रीडर्स क्लब का नाम देते हैं। तो रीडर्स क्लब का काम क्या होता है कि उस लाइब्रेरी को मैनेज करेगा। वो वहाँ की जो बुक्स हैं उनकी देखरेख करते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि कोई बुक खोए ना वहाँ से, या कोई जो आ गई है बुक, या फिर उन्हें कोई नई बुक चाहिए तो हमें इन्फॉर्म करते हैं। और जैसे वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कोई ख़राब ना करे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मुझे वो लोग फ़ोटोज़ डालते हैं कि वो वीकली वहाँ सफाई कर रहे हैं, खुद ही पोछा लगा रहे हैं लाइब्रेरी में बच्चे। मैं देखता हूँ कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइब्रेरी में कुछ, मान लिया कि हमें पेंटिंग की ज़रूरत हो रही है, तो हम उन्हें जस्ट पेंट प्रोवाइड करा देते हैं, उसको काम वो खुद कर लेते हैं बच्चे। तो इस तरीके से जो हमारे रीडर्स क्लब हैं वो इन लाइब्रेरीज़ को ऑपरेट करते हैं, और लाइब्रेरी को बनाने के लिए हमने 2 पुस्तक दान अभियान चलाया। तो यही मैम इस तरीके से हमें फंडिंग का। जी, आपने बताया कि 4 साल का समय हो गया है लाइब्रेरी संचालित होते हुए, और इन 4 सालों में कई विद्यार्थी हैं जो आपकी द्वारा संचालित निःशुल्क लाइब्रेरी से पढ़कर आज विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। तो क्या वो भी समाज सेवा में आगे हैं? जब वो आपसे मिलते हैं किस तरह का अनुभव वो आपसे शेयर करते हैं? मैम जैसा कि मैंने आपको जो रीडर्स क्लब का इनिशिएटिव बताया, उसका मेन मोटिव ही यही है कि हम किस तरीके से सोशली रिस्पॉन्सिबल बने और कैसे कम्युनिटी हम ओरिएंटेड काम करें। जो मैंने आपको काम बताए उसके अतिरिक्त हम ये करते हैं कि उन लोगों को समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर डिस्कशंस करते हैं, उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। तो बाय द टाइम जब वो सेलेक्ट होते हैं उनके अंदर एक फीलिंग ज़रूर होती है कि हमें मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करना है, सोसाइटी को गिव बैक करना है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अभी कई हमारे जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो मुझे ना बार बार मैम, और उनका हमें फील्ड में भी परफॉर्मेंस दिख रही है कि वो जहाँ पे हैं वहाँ पर वो लोगों को मतलब एक कदम आगे बढ़ के ही उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारे बच्चे सेलेक्टेड हैं, जैसे आपने बताया कि हमारे अभी काफ़ी सिलेक्शंस हो गए हैं। एक हमारे आशु पंत हैं, वो अभी IPS हैं। लास्ट ईयर हमारे अभी एक रोमित हैं, वो भी एक उनका भी सिलेक्शन हुआ था सिविल सर्विसेज के थ्रू। जुडिशियल सर्विसेज में हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। स्टेट PCS में हमारे 3 बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए थे, जो कि अभी जस्ट उनकी पोस्टिंग हुई है, वो कोई खंड शिक्षा अधिकारी और अलग अलग पदों पे हैं। लोअर PCS स्टेट में उसमें हमारे अभी बच्चे ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कई SSC के थ्रू, और मतलब ओवरऑल जो हमारा अराउंड 80+ जो बच्चे हैं वो भी हमारे ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, जो काम कर रहे हैं। और जो उनका ओरिएंटेशन है मैं देखता हूँ वो भी बहुत सर्विस ओरिएंटेड लोग हैं, और वो ही बच्चे हमें इन लाइब्रेरीज़ में भी अब काफ़ी हेल्प करने लगे हैं, क्योंकि उनको जो गिविंग बैक वाला आइडिया है वो उनके समझ में है। तो वो मतलब कई बार पूछते हैं कि लाइब्रेरीज़ में क्या चल रहा है, या कई बार जैसे मैं देखता हूँ कि फर्स्ट सैलरी आई तो उसका एक पार्ट वो लाइब्रेरी को कंट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, खुद ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के अलावा जैसे कई बार गाइडेंस के लिए वो कभी क्लासेस कर लेते हैं, वहाँ पे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि उन्हें कैसे और आगे बढ़ना है। तो मैम एक चेन बनती जा रही है। तो आज ये मान के चलिए कि हमारी 80+ तो ये लोग हैं जो इस चेन का हिस्सा हैं, और ये मतलब फाइनेंशियली के अलावा और तरीके से जो उनका कंट्रीब्यूशन है और जो स्टेट की सर्विस में उनका कंट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है बहुत।
जी, बहुत शानदार सर। इसके साथ ही अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो यहाँ पे कई सारे मेले लगते हैं, जिसमें से एक मेला इस टाइम पे काफ़ी फेमस है, वो है किताब कौथिग का। और शुरुआत की अगर हम बात करें तो आपके द्वारा ये किताब कौथिग में योगदान दिया गया था। हालांकि आज तो हर 2 से 3 महीने में ये कई जिलों में आयोजित किया जा रहा है। तो किताब कौथिग जो था, शुरुआत इसकी की गई आखिर क्यों? क्या लगा आपको कि ये युवाओं में कितना चलेगा? मैम, जो लाइब्रेरी का हमारा कॉन्सेप्ट था उसमें ये था कि जो युवाओं में पढ़ाई लिखाई के प्रति जो रुझान कम हो रहा है, ख़ास तौर से इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, जब से ये चीज़ें आई हैं तो धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस बढ़े हैं। तो वो मतलब कि युवाओं में और समाज में लोग ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ें, इस आइडिया के साथ ये हमारा था। तो इसी की कड़ी में हमने जोड़ा किताब कौतिक। तो एक हेमपंथ हैं, वो भी इस, क्योंकि वो और मैं इस अभियान में हमने शुरू से जुड़े थे। तो आप यदि देखेंगे तो कई ऐसे किताबों से रिलेटेड अभियान चल रहे थे और हेमपंथ जो है वो काफ़ी रचनात्मक कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं। तो हम दोनों ही एक बार मिले थे, तो हमारे बीच में आइडिया डिस्कस हुआ था कि क्यों ना एक ऐसा इनिशिएटिव चलाया जाए जिसमें कि पुस्तकें हों और जिसमें रचनात्मक गतिविधियाँ भी हों। रचनात्मक गतिविधियाँ में हमारा वो आर्टिस्ट से लेके है, हम वहाँ पे कोई अगर पेंटिंग है या फिर हम जैसे उसमें कई चीज़ें इन लोग बाद में जुड़ी हैं, जैसे कि विज्ञान से रिलेटेड गतिविधियाँ जुड़ती हैं। कई बच्चों के अंदर लेखन की किस तरीके से उनको लिखना सिखाया जाता है छोटे छोटे बच्चों में, उसकी वर्कशॉप्स होती हैं। फिर उसके बाद हमारी नेचर्स गाइड का जो नेचर जो ट्रिप होते हैं वो होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये शुरुआत ऐसे करी थी कि हमारा यही आइडिया था कि हम क्यों ना बुक रीडिंग को इन चीज़ों से अगर हम लिंक करेंगे तो लोग ज़्यादा आएंगे इसमें, वो बुक्स की तरफ। फिर इस बीच में हम क्या करते हैं कि अच्छी बुक्स अवेलेबल कर देते हैं वहाँ पे, तो लोग उन रचनात्मक गतिविधियों में देखने आ रहे हैं, उनको करने आ रहे हैं, तो बुक्स के स्टॉल भी विजिट कर रहे हैं। तो ये किताब कौतिक का हमारा आइडिया था और इसका जो नामकरण था किताब कौतिक, तो वो हमने थोड़ा सा लोकल उसको देने के लिए कि क्योंकि उत्तराखंड में कौतिक हमेशा बहुत फेमस रहे हैं, तो हमें लगा कि इसको नाम हम कौतिक के नाम से करते हैं, तो हमने इसे किताब कौतिक का नाम दिया था। और जो अभी वो क्रिएटिव उत्तराखंड की जो टीम है उस पर बहुत अच्छा काम कर रही है, वो उसको आगे लेके जा रहे हैं और लगातार ये गतिविधियाँ चलती जा रही हैं। तो ये भी एक अच्छा ही जी, बिल्कुल। आप किताबों की यहाँ पे बात कर रहे हैं और हम विद्यार्थियों को यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आजकल एक कन्फ्यूज़न है युवाओं में कि हम किताब पढ़ें या ऑनलाइन स्टडी करें। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बतौर पीसीएस ऑफिसर भी रहे हैं और आप टॉपर रहे हैं 2016 बैच के, क्या लगता है आपको कि किताबें उनके लिए ज़्यादा सही हैं या ऑनलाइन स्टडी करना? मैम, जो लोग एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मेरा हमेशा यही कहना होता है कि देखिए, किताबों का और सेल्फ स्टडी का इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है लाइफ में। मतलब हम कितने भी शॉर्टकट्स ढूंढें, लेकिन हमें जब अगर सक्सेस मिलेगी जिस दिन है, तो हमें यही रियलाइज़ होगा कि शायद हमने ये जो मल्टीपल चीज़ें देखी थी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही था कि आपके पास एक अच्छे जिसको हम कहते हैं कि ऑथेंटिक सोर्स है, स्टडी मटेरियल, ऑथेंटिक बुक्स हैं, प्लस आपके पास एक अपने सेल्फ स्टडी आपने लंबे टाइम तक करी है और अच्छी मेहनत करी है। तो ये ज़रूर जो बुक्स हैं और ये है। और बाकी जो ऑफलाइन चीज़, ऑनलाइन जो चीज़ें हैं मैम, चाहे वो हम यूट्यूब में कई सारी चीज़ें या ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये सप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे जो एफर्ट्स हैं, उनको ये सप्लीमेंट ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन सोर्स है स्टडी का, मुझे आज भी मेरा यही मानना है कि वो ऑथेंटिक जो बुक्स हैं उन्हीं को हमें पढ़ना चाहिए, और उनको जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। जी, उत्तराखंड राज्य में कई युवा हैं जो पीसीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन उनके मन में ख्याल आता है कि हमें दिल्ली मुखर्जी नगर जाना है या हमें बॉम्बे जाकर स्टडी करनी है। तो क्या उत्तराखंड में कमियां हैं अभी कि बच्चा यहाँ पे रुक के स्टडी नहीं कर रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, वो फलीभूत है, बच्चों के दिमाग में गलत आइडिया है? देखिए मैम, जो लोग दिल्ली, इलाहाबाद या लखनऊ जाने की बात करते हैं, वहाँ पर जो एक चीज़ जो वहाँ पे मिलती है वो गाइडेंस है। उसके अलावा वो और हर चीज़ जो यहाँ है वहाँ है, वो यहाँ भी मौजूद है। और आज जब हमारा इंटरनेट का ये ज़माना है और हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, सब कुछ हैं, तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े शहरों में जाके ही तैयारी करें। और हमारा जो लाइब्रेरी का जो इनिशिएटिव है, उसके पीछे एक बड़ा पर्पज़ भी यही रहा है कि हम बच्चों को यहीं रह के कोशिश करें कि वो यहाँ रह के अपनी तैयारी करें। तो क्योंकि हम उनको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑथेंटिक बुक्स होनी चाहिए मतलब क्योंकि मैम इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल है और इतनी सारी किताबें हैं, बच्चे को समझ में ही नहीं आता कि वो क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। तो ये जानना सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है कि सबसे ज़रूरी है कि आप क्या ना पढ़ें, ये ज़रूरी है। तो वो चीज़ के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद तो आपको खुद ही तैयारी करनी है। तो मुझे लगता है कि आज कई ऑनलाइन ऐसे कई हमारे पास साधन हैं या कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे हम लोगों को गाइडेंस प्रॉपर मिल जाती है और बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप अपने घर से दूर जाएं, बड़े शहरों में जाएं, क्योंकि ऐसा करने पे आप अपने समय का एक बड़ा हिस्सा जो है
वो तो एक तो समय तो बर्बाद करते ही हैं और आप काफ़ी अपना पैसा भी, उस रिसोर्सेज भी उसमें बर्बाद कर देते हैं। तो ये अच्छा है कि अगर आप जहाँ हैं वहीं रह के तैयारी करेंगे तो आपके रिसोर्सेज भी बचे रहेंगे, आपकी एनर्जी जो है वो पढ़ाई में ज़्यादा लगेगी और कामों के बजाय। तो हम यहाँ रह के तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, हर कोई आजकल तैयारी कर रहा है सरकारी एग्ज़ाम्स की, सिविल एग्ज़ाम्स की, लेकिन हर कोई सफल नहीं हो पाता। कई लोग असफल रह जाते हैं और वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? रिसेंटली मैंने एक बड़ा अच्छा वीडियो देखा था बच्चे का, जिसमें उसने कहा था कि असफलता नहीं, सीख रहे हो आप अभी, इसको सीखना है, सीखना बोलते हैं। तो देखिए जो सक्सेस मिलती है ना, उससे पहले असफलताएं तो वो तो उसका पार्ट ही है, जर्नी का पार्ट होती है मैम वो। तो हमें इस बात पे बहुत ज़्यादा वो नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसमें सफलता नहीं मिली तो हम असफल हो गए। लाइफ के कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं और यदि आपने ईमानदारी से मेहनत करी है और आप आपने ईमानदारी से मेहनत करी है और आप बहुत अच्छे से आपने स्टडी करी है, तो आपकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगी। मे बी जिस चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे थे, वहाँ आप नहीं पहुँचे। और आज तो इतनी वाइब्रेंट सोसाइटी हो गई है कि आप कह ही नहीं सकते कि हम फेल हो गए करके, क्योंकि एक जगह का फेलियर दूसरी जगह की सक्सेस बन जाता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, एक जगह अगर आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो मैं पहले तो आपको यही बोलूँगा कि आप वहाँ से छोड़ें ना। मतलब ऐसा नहीं कि हमें एक बार असफलता मिली, 2 बार असफलता मिली और हमने ये मान लिया कि अब हम हार गए। तो पहले तो हमें ये नहीं करना। हाँ, लेकिन यदि आपको फिर भी लगातार असफलताएं मिलती चलेगी तो भी आपके पास कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं मैम। आज के टाइम पे स्टार्टअप का इतना अच्छा काम हो रहा है, लोग एंटरप्रेन्योरशिप में, गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं यदि आपको नॉलेज है और यदि आपने ईमानदारी से मेहनत करी है। तो मुझे लगता है कि लाइफ में फेलियर आपके लिए वर्ड है ही नहीं आज के टाइम। जी बिल्कुल। बीच में अगर हम बात करें UKSSC में, क्योंकि आप वहाँ पे परीक्षा नियंत्रक हैं, कई सारी अव्यवस्थाएं देखी गई थी, आरोप लगे थे, लेकिन कुछ समय बाद अब वहाँ पे माहौल ठीक है और जो व्यवस्थाएं हैं वो भी सही से चल रही हैं। क्योंकि आप परीक्षा नियंत्रक थे तो आपके लिए चुनौती काफ़ी रही होगी, लेकिन आपके द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया कि वहाँ पर काफ़ी कुछ अब ठीक चल रहा है। तो क्या क्या चुनौतियाँ रही उस टाइम पर? मैम चुनौतियाँ तो थी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो था, एक संस्था, वो अपने आप में डिसफंक्शनल टाइप की हो गई थी। तो लेकिन वो चुनौतियों के निपटने के लिए मैम हमारे पास 2 चीज़ें हमने, मैम टीम वर्क, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर चीज़ में हम टीम वर्क से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा लीडरशिप। अगर ये 2 चीज़ें हमारे पास अच्छी हैं तो आप हमेशा अच्छा काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है उस संस्था जो हमारा UKSSC है, उसके लिए सबसे अच्छा ये हुआ कि जो लीडरशिप थी उसके मन में एक ये फीलिंग थी कि हमें इसको ठीक करना है। तो चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल की बात करें या हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, इन लोगों की जो लीडरशिप है उसने डेफिनेटली वहाँ पे परिवर्तन के लिए चीज़ों को लाया और शायद उसी की कड़ी में हमको भी वहाँ पे लाया गया, हम भी ऐसे ही वहाँ पे पहुँचे। और जो सेकंड पार्ट था वो टीम वर्क है। टीम वर्क में ऐसा था कि वहाँ पे चाहे हमारे माननीय अध्यक्ष जी हों, हमारे सचिव सर हैं, या फिर मैं वहाँ पे एज ए परीक्षा नियंत्रक, क्योंकि 3 लोगों का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो हम लोगों ने एज ए टीम काम किया, चीज़ों को इम्प्रूव करना है और हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन इस बात की थी कि हमें यहाँ लाया गया है तो हम इसको ठीक करेंगे। और फॉर्चुनेटली, और मुझे लगता है कि हमने काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करी हैं, काफ़ी अभी इम्प्रूव करनी है। लेकिन जो अभी तक का पिछले 2 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो दिखाता है कि चीज़ें अच्छी हुई हैं वहाँ पे। और उसके पीछे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लीडरशिप और टीम वर्क, ये 2 चीज़ें काफ़ी अहम रही हैं। जी बिल्कुल। आप युवा PCS अधिकारी हैं, समाज सेवा में युवाओं को आगे भी आप बढ़ा रहे हैं, इसके साथ ही आप क्रिएटिव अधिकारी भी हैं, क्योंकि आपने कुछ पुस्तकें भी अपने द्वारा लिखी हैं। तो हम चाहेंगे कि इन पुस्तकों के बारे में आप बताइए और आपने किन विषयों को उन पुस्तकों पर चुना है? मैम लिखना तो मेरी हॉबी है, मतलब लाइफ में हर किसी की एक हॉबी होती है और मेरी हॉबी फॉर्चुनेटली लिखना है। तो मेरा क्या रहता है कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ लिखता हूँ। तो इट इज़ वेरी, मतलब मैं जब सुबह उठ के अगर लिखता नहीं हूँ तो मतलब उस दिन मेरा पूरा दिन फिर मैं बिल्कुल अनऑर्गेनाइज हो जाता हूँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि मैं अपनी इस हॉबी को परस्यू कर रहा था और उसी की कड़ी में मैंने ये बुक्स लिखना स्टार्ट कर दिया। तो और जो मेरी बुक्स हैं वो अलग अलग डायमेंशन की, अलग अलग फील्ड की किताबें हैं। ख़ास तौर से मतलब जो मेरा पर्सनल वो रहता है कि मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ उनको डॉक्यूमेंट करके उसको एक अच्छी फॉर्म में लाऊँ ताकि वो औरों के लिए यूजेबल हों। तो इसमें मैम 3 जो मेरी पुस्तकें हैं वो तो पूरी एकेडमिक किताबें हैं, जिसमें कि अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड जो इंग्लिश में है, और एक है उत्तराखंड पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है मैम वो अपने आप में पहली पुस्तक है उत्तराखंड की।
क्योंकि इस जो सब्जेक्ट है इस पे किसी ने आज तक नहीं लिखा है। उत्तराखंड के एडमिनिस्ट्रेशन पे उसके क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वो काम करता है, इस चीज़ पे आज तक कोई उत्तराखंड में बुक नहीं लिखी गई थी। तो ये पहली अपनी बुक है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी पे लिखी गई है। कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ स्टडी ऑफ उत्तराखंड, डेफिनेटली उसमें उत्तराखंड के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ हैं और वो जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैंने लिखी थी, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो ख़ासतौर से इंग्लिश मीडियम में मैंने देखा था कि बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता था, तो तब मैंने वो किताब लिखी थी। ये जो दूसरी पुस्तक है वो अपनी जो पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस फील्ड की है। फिर इसी का एक हिंदी ट्रांसलेशन है, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, ये इसके हिंदी ट्रांसलेशन है, तो उसमें ये है। एक जो किताब है मेरी, क्योंकि मैं इससे पहले जिला पंचायत में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, तो मुझे वहाँ पे लगा कि जो जिला पंचायत के फाइनेंसेस हैं, जो वहाँ के फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उस पर कोई अच्छा वो सोर्स मटेरियल नहीं था। तो मैंने उस पर रिसर्च करी, पूरे स्टेट की जो जिला पंचायतें हैं उन पे रिसर्च करी, उनके फाइनेंसेस पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे, तो उस पर एक फिर वो किताब थी जो कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ जिला पंचायत इन उत्तराखंड करके है। और वो अभी हमारा जो स्टेट फाइनेंस कमीशन था उसको भी वो रेफ़र करी थी उसने उस बुक को। इसके अलावा मैम जो 2 किताबें हैं, क्योंकि मैं कुमाऊनी संस्कृति से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, अपनी सिविलाइजेशनल जो हमारी वो है लोक संस्कृति से, तो मेरी कुमाऊनी में एक उपन्यास है जिसको मुन गांधी है। तो वो पूरा कुमाऊनी उपन्यास है जो कि एक पहाड़ में जो व्यक्ति रह रहा है उसके संघर्षों की, उसकी ईमानदारी की और उसके आदर्शों की कहानी है। ये एक मुन गांधी उपन्यास है। और एक मेरी जो है वो बाल साहित्य है, मैंने बच्चों पे एक किताब लिखी है और उसका नाम है अल्फ़ा सिटी के बच्चे। तो अल्फ़ा सिटी के बच्चे जो पुस्तक है उसका जो मेन वो है कंटेंट है वो है कि साइंस को किस तरीके से, उसमें 3D प्रिंटिंग है, क्रिप्टो करेंसी है, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो चीज़ें हैं, ये साइंस जो अभी मॉडर्न साइंस है उसको उसमें मैंने कहानियों के रूप में बच्चों के लिए लिखा है ताकि वो इंटरेस्टिंग रूप से उसको उस पर अप्रोच कर पाएँ। तो ये बाल साहित्य है। बिल्कुल, आप अपने कार्य के साथ साथ अपनी हॉबीज़ को भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं, कई युवा हैं जो नौकरी करते हैं या तैयारियां करते हैं, अपनी हॉबीज़ को पूरा नहीं कर पाते, और आप व्यस्तम समय में समय कैसे निकाल रहे हैं, ये आप बताइए। देखिए, जॉब तो ना सिर्फ लाइवलीहुड है, मतलब ये कि हमें, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि सर्विस इज़ जस्ट एक प्लेटफॉर्म है वो हमारा, और वो हमें अपनी लाइवलीहुड, मतलब हमारी अपनी रोज़मर्रा की हमारी आवश्यकताएँ पूरी हो जाएँ सिर्फ इसलिए वो है। प्लस अगर आपका ओरिएंटेशन है तो आपको वहाँ पे सर्विस करने का एक मौका मिलता है, और ख़ासतौर से उत्तराखंड जैसे स्टेट में तो लोगों के लिए करने के लिए बहुत कुछ है, तो वो भी मेरी हॉबी का पार्ट है, तो जॉब से लिंक हो गया। उसके अलावा मैम लिखना मेरी हॉबी थी, और मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं तो अपने 24 आवर 7 डेज 30 डेज इन अ मंथ और जो 365 डेज है उसको पूरा प्लान करके चलता हूँ। डायरी लिखता हूँ डेली, अपनी डायरी में मेरी पूरी प्लानिंग रहती है, और मैं हर चीज़ को अप्रोप्रिएट टाइम देता हूँ, फैमिली को भी, जॉब को भी, और अपने पर्सनल एस्पिरेशंस को भी, अपनी हॉबी को भी। तो इस तरीके से मतलब हमें इट इज़ अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन है, जो टाइम मैनेजमेंट से करेगा वो हमेशा इन चीज़ों को कर लेगा। जी, तो एक आखिर सवाल आपसे करते हैं, उत्तराखंड में जो युवा PCS ऑफिसर, IAS ऑफिसर या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए, आप जो जब सर्विस की आप तैयारी करते हैं तो उसे एक अच्छी इंटेंशन से कीजिए। स्टार्टिंग अगर आप सर्विस और दूसरों के लिए काम करने के लिए करेंगे तो आपका मोटिव अच्छा होगा, तो आपकी सफलता बहुत आसान हो जाएगी। उसके अलावा ईमानदारी से मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, आप डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं अपने पर्पस के लिए, और आप मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अपना गोल ज़रूर अचीव होगा, इसमें कोई डाउट मत रखिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे खास बातचीत की, और कैसे आज का युवा आगे बढ़े, अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, उस बारे में आपने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पंख बोलते हैं, रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। तो आप सभी युवा जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा और कुछ ना कुछ सीख ली है, वो अपने हुनर को पहचानिए, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।